हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा। वेलकम टू माय चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साउंड। साउंड को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस का जवाब मुझे देना पड़ेगा कि आप इनको समझते हैं या नहीं समझते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना है आपको। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी शब्द सुन के ही आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बन गई होगी। इलास्टिक, जो चीज खिंचे या फिर दबे, दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी और एलोंगेशन, किसी चीज को खींचना या दबाना, ठीक है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर जिसमें ज्यादा है या खिंचाव किसमें ज्यादा है, एलोंगेशन, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, इलास्टिक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक ले लिया पत्थर, बहुत सिंपल सा, ठीक है। एक ले लिया मैंने रबड़, ठीक है। एक मैंने ले लिया वाटर, ठीक है। एक मैंने ले लिया ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चार एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे। अब आप मुझे बताइए कि किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। सीधी सीधी सी बात है, पत्थर को आप कंप्रेस कर पाओगे हाथ से? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। जब पत्थर को कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी ना के बराबर है। प्रैक्टिकल बात है ये। रबड़ की अगर हम बात करें, रबड़ को तुम खींचो खींचो खींचो, खिंचेगी, कुछ खिंचेगी, तो इसका मतलब उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है। बात वाटर की करते हैं, देखो वाटर को ऐसे ना पुश करो तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, तो उसमें भी इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब बात ऑक्सीजन गैस की कर लेते हैं, एयर। अब एयर को सोचो, एयर तो चारों तरफ से इलास्टिक है, आप जैसे ही कंप्रेस करते हो यहां से गायब हो जाती है ना, देखो हाथ बजाओ, एयर गायब हो गई बीच की, क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है अनटिल अनलेस, जब तक जो है आपको दिखाई नहीं दे रही वो। तो क्या हो रहा है कि एयर में भी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक है, एक दूसरे के ऊपर मतलब कंप्रेस करने पे वो कंप्रेस हो जाती है। यहां तक गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होती है, तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी तो है ना एयर में। तो इस तरह से पहले हमने एक शब्द सीखा कि इलास्टिसिटी क्या है, क्लियर। इलास्टिसिटी का हम कुछ सिंबल ले लेते हैं, ई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? क्लियर। अब देखो डेंसिटी को हम कैसे देखते हैं। एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बड़े प्यार से समझना। यही मैं ले रहा हूं, एक पत्थर ले लिया, ठीक है ना। एक पत्थर 1 किलो का, कितने का? 1 kg का एक स्टोन, पत्थर, बांट, कुछ भी मान लो। और मैंने कहा 1 किलो की रुई ले लो, है ना, 1 kg रुई। अब सोचो 1 किलो का ही पत्थर है, 1 किलो की ही रुई है, मैं उठा के तुम्हें मारूं तो चोट किससे ज्यादा लगेगी? स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो समझ जाएंगे कि चोट हमें पत्थर से लगेगी, रुई से 1 किलो की होने के बावजूद भी हमें चोट नहीं लगेगी। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इसका जो 1 किलो पत्थर है, इसका पूरा मास कंप्रेस्ड होके एक जगह है, और यहां पर क्या है, ये वॉल्यूम में फैल गया मास, ठीक है ना। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास, अकेला मास नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन। मास कहां तक डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, अगर हमने कम जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो डेंस होता जाएगा, तो हम कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया आपने, सिंक कर दिया। यहां पर देखो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, वॉल्यूम हाई है, मास तो दोनों का सेम ही है ना। सपोज करो कि मैं इसका वॉल्यूम ले लूं 100, ठीक है, इसका वॉल्यूम 100। अब मैंने इसको यूं फैला दिया, मास उतनी रखा, और इसका वॉल्यूम मैं कर दूं 1000, क्लियर। अब मैं पूछूं, बताओ इसकी डेंसिटी क्या है, तो जवाब क्या मिलेगा सर, 1/100। इसका जवाब पूछूं डेंसिटी क्या है सर, 1/1000। अब बताओ
ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, यानी इसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो कोई भी चीज, किसी भी मास को अगर हम फैलाते चले जाते तो उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इतनी बड़ी शिप, लाखों हजारों किलो की, समुद्र में आराम से तैर लेती है। तो रीजन क्या है? उसका मास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ में उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा वॉल्यूम उसकी डेंसिटी को कम कर देता है, और अगर उसकी डेंसिटी समुद्र, सी वाटर से अगर जो है कम हो जाती तो आराम से तैर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर आप साउंड पढ़ा रहे हो, कहां इलास्टिसिटी और डेंसिटी की बात लेके बैठ गए? देखो, अभी सारे क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी आपको मिलती जाएगी। डेंसिटी समझ में आ गया, क्लियर? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मतलब समझने वाली बात है। मैंने पूछा, एक है ड्राई एयर, क्लियर, और एक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, तो मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि इन दोनों में डेंसिटी बताओ आप मुझे, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है या ह्यूमिडिटी की डेंसिटी ज्यादा है? तो बच्चों के दिमाग में सडनली क्या क्लिक करता है, सर ह्यूमिडिटी का मतलब है कि पानी के पार्टिकल्स पास पास, तो ह्यूमिडिटी मतलब डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। एक स्वाभाविक सी बात, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सोचते हैं बच्चे, प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच। लेकिन होता नहीं है, ह्यूमिडिटी की डेंसिटी कम होती है। अब आप कहोगे सर प्रूफ करो, चलो प्रूफ भी कर देते हैं। एक लॉ पढ़ा होगा आपने, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, आप समझ लो। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों कंडीशंस अगर सेम रखी जाए, कंपेयर करने के लिए दो या तीन आइटम ले ले रहे हैं हम। सपोज करो यहां पर हमने कोई गैस ए ले ली और यहां कोई गैस बी ले ली, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों कंडीशन इसमें और इसमें सेम है। इसका प्रेशर सेम, इसका वॉल्यूम सेम, इसका टेम्परेचर सेम। ये सारी कंडीशन मैंने ले ली। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें मैंने कोई भारी गैस भर दी, ठीक है ना, हैवी गैस, ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ी सी लाइट गैस भर दी जिसका वजन कम है, ठीक है, तो देखो इसमें गैस भारी है, इसमें गैस कम है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी सेम है। ध्यान रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों कंडीशन अगर हम रखें सेम, तो चाहे हैवी गैस हो चाहे लाइट गैस हो, सेम वॉल्यूम पर, सेम प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर पर उनके पार्टिकल की क्वांटिटी क्या होगी? सेम। ठीक है, पार्टिकल क्वांटिटी क्या होगी? सेम। अब बात कर लेते हैं, हमने ड्राई एयर ले ली। अब ड्राई एयर को आप एग्जांपल में समझिए, इसमें ऑक्सीजन तो होती है आपकी 20, नाइट्रोजन होती है 78%, और 21% होती है आपकी O2। आई थिंक ये हो गया आपका 99, बाकी अदर गैसेस। ये कंपोजिशन रहता है ड्राई एयर का, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स ले लिए, नाइट्रोजन ज्यादा है, आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं नाइट्रोजन के परसेंटेज को कुछ ले लेता हूं, N2 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 N2, और ये O2, इस टाइप से ले लिया, ठीक है। देखो मैंने नाइट्रोजन ज्यादा ली है, O2 कम ली है। ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। अब चाहे ह्यूमिडिटी हो चाहे ड्राई एयर हो, एटमॉस्फेयर तो सबके लिए सेम है, टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर का सेम ही चलना है। तो हमने यहां पर कंडीशन लगाई कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, व्हेन एवरीथिंग इज इक्वल, तो जितने पार्टिकल्स हमने यहां बना के दिखाए हैं उतने ही पार्टिकल्स यहां लेंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स का किससे हो जाएगा? वाटर से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बता इन 5 पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 इंटू 2, 7 चौको 14 दूनी 28, इंटू 4 ले लिया, प्लस O2 का कितना हो जाएगा? 32, तो ये कितना जाएगा? 28 इंटू 4 प्लस 32, और ये 8 चौको 32, हासिल बची 3, 4 दूनी 8, 3 11, प्लस 32 कितना आ गया? 4 144 ग्राम।
अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है उसका मास कितना निकाला, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने, 144 ग्राम। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से कुछ पार्टिकल्स को रिप्लेस करना है, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया, N2 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 H2O H2O। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन का 28 इंटू 3 प्लस वाटर का 18 इंटू 2 कितना आ गया, 8 16 8 30 24, हासिल बची 2, 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 18 टू जा 36, 6 4 10 है ना, 18 दूनी 36, ठीक है ना, 6 4 10 अभी 1 11 और 1 12। बताओ मुझे किसका मास ज्यादा है, ड्राई एयर का वेट ज्यादा है या ह्यूमिडिटी का वेट ज्यादा है। ह्यूमिडिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं फिर बोल रहा हूं, एक इक्वल वॉल्यूम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों चीजें अगर कांस्टेंट रहती हैं तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी सेम होती है, जो कि एवोगैड्रो ने बोला था। तो यहां पर हमने देखो 5 पार्टिकल लेके दिखाए, यहां भी 5 पार्टिकल ही लेके दिखाए, बस फर्क इतना है कि 2 पार्टिकल O2 और N2 इनको हमने रिप्लेस कर दिया वाटर से, क्योंकि ह्यूमिडिटी में तो वाटर ही आएगा, और वाटर का वेट क्या होता है 18, तो 18 यानी कि कम होता है। तो जिनको आपने रिप्लेस किया उनका वेट क्या था, ज्यादा। तो इनको आपने रिप्लेस किया, पार्टिकल की क्वांटिटी 5 बना के रखी, क्योंकि हमने एग्जांपल 5 से समझाया। तो हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमिडिटी की का वेट क्या होता है, मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वॉल्यूम क्या रहता है, सेम। तो यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा, इसका मास ज्यादा है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, अब देखो ड्राई एयर की बात कर लेते हैं, यहां पर ये ड्राई एयर है, समझो ड्राई एयर मास कितना है बोलो, 144 अपॉन वी। यहां पर डेंसिटी की बात कर लेते हैं, देखो 120 अपॉन वी। आप देख पा रहे हो डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी क्या है, कम। तो याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है हमें। अभी आगे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, अब आपको बताएंगे कि इसका हम क्यों साउंड में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि ह्यूमिडिटी वाले की जो एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। देखिए, आप जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं ना कि सर मेरे को ऐसा लिख दो, ये की पॉइंट्स हैं, तो ये की पॉइंट्स क्या होते हैं, आपकी बुक्स में बहुत छोटे से लिख दिए जाते हैं। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये टॉपिक में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे जरूर बताएंगे। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका कहां हमें यूज करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। बच्चों, हमने समझ लिया इलास्टिसिटी को, हमने समझ लिया डेंसिटी को। अब हम समझते हैं साउंड कहते किसे हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साउंड किसे बोले, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज साउंड। तो पहले साउंड बोलते किसको है, इसी को समझना हमारे लिए जरूरी है। साउंड को अगर समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा वेव्स को। इसको समझना पड़ेगा वेव्स को। वेव्स 2 टाइप की होती हैं, एक मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं, अब क्वेश्चन आता है मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम रिक्वायर्ड मतलब किसी ने वेव जनरेट की, तो वो वेव जनरेट करेगा तो कैसे दूसरे तक ट्रांसमिट होगा, उस ट्रांसमिट के लिए उनके बीच में एक लिंक चाहिए, और वो लिंक होता है मीडियम। तो जैसे हमने एक पर्सन लिया, एक ह्यूमन ले लिया, ये ठीक है, और यहां पर कोई दूसरा ह्यूमन ले लिया, ठीक है, ये ह्यूमन 1, ये ह्यूमन 2, ह्यूमन 1 ह्यूमन 2। इसने कुछ बोला, यहां तक इसने इसको रिसीव किया, तो इसने जो बोला वो वेव जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, वेव, और ये रिसीवर रिसीव करता है। तो ये होता है सोर्स जो वेव को जनरेट कर रहा।
ये होता है रिसीवर, है ना, जो इसको वे क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, रिसीवर, रिसीवर, है ना। तो सोर्स ने जनरेट किया वेव्स को, रिसीवर ने रिसीव किया, लेकिन इनके बीच में कनेक्टिविटी देने वाला कौन है? इनके बीच में कनेक्टिविटी दे रहा है एयर। ठीक है, इनके बीच में क्या दे रहा है? कनेक्टिविटी एयर दे रहा है। तो एयर क्या है? मीडियम। तो आप समझो, पूरा सिस्टम कंप्लीट होने के लिए हम बोलते हैं कोई दूसरा सुनता है, इसके बीच में तीन चीजें चाहिए। सोर्स जो बोले, जैसे मैं बोल रहा हूं, रिसीवर जो सुने, जो आप सुन रहे हैं, एयर, ये मीडियम ना होती तो हमारी साउंड आप तक पहुंचती नहीं। अब बात यह है, ये जो एयर है, जो मीडियम है, कैसा होना चाहिए ताकि जो वेव्स इसने जनरेट की, देखो जो सोर्स है वो वेव जनरेट करेगा, जनरेशन, है ना, वेव, ये जो है सोर्स जो है वेव को जनरेट करेगा। मीडियम कैसा होना चाहिए? तो मीडियम जिसमें इलास्टिसिटी हो। आगे बात, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, जिसमें इलास्टिसिटी हो ज्यादा, उसमें वेव का ट्रैवलिंग इजीली होता है, यानी जितना ज्यादा इलास्टिक मीडियम होगा उतना स्मूथली ये वेव चली जाएगी। दूसरा, हम इसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। आगे ना बात डेंसिटी की, मैंने ऐसी फालतू नहीं पढ़ाया था। इलास्टिसिटी, मीडियम की इलास्टिसिटी कैसी है, मीडियम की डेंसिटी कैसी है, इस पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से वेव ट्रेवल करेगी। अब समझ लो कि मैं जा रहा हूं, मुझे रास्ते में कोई सपोर्ट कर दे, कोई ऐसा पुश करता जाए, तो मैं आराम आराम से धक्का खा खा के पहुंच जाऊंगा। और अगर पार्टिकल्स दूर हो, मैं बाइक चला रहा हूं और सारे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यानी कि मुझे रोड़ा कम मिल रहा है, तो मैं धूम धन्ना के धूम 3 की तरह गाड़ी को भगा ले जाऊंगा। तो होगा क्या, अगर आपकी डेंसिटी लो है, डेंसिटी लो मतलब पार्टिकल्स दूर, जितना ज्यादा दूर हो सके, तो हम आराम से स्मूथली अपनी गाड़ी को भगा ले जाएंगे। तो इसने जो वेव जनरेट की, तो मीडियम की इलास्टिसिटी कैसी है, डेंसिटी कैसी है, उसके हिसाब से ये ट्रेवल करेगी। और जब ट्रेवल शब्द हम यूज कर रहे हैं, तो ट्रेवल का मतलब है स्पीड। तो वेव जो जनरेट करता है ये सोर्स, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? √E/d। ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ वेव किसी भी मीडियम के लिए। अब आप देख सकते हो, E ऊपर लिखा है और D नीचे लिखा है, मतलब जितनी हाई उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा वेव स्पीड से जाएगी, जितनी लो उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा स्पीड से वेव जाएगी। ठीक है, अब इसने जो वेव जनरेट की, मैं फिर एक एग्जांपल उठा रहा हूं। चलो पहले इस बात को फिनिश करते हैं, स्पीड का मामला निपटा लेते हैं ना, फिर उस बात को फिनिश करते हैं। अब देखो, सपोज करो मेरा एक मीडियम है ड्राई एयर और एक मीडियम है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ड्राई एयर और ह्यूमिडिटी। अब आप समझ चुके हो कि ड्राई एयर की डेंसिटी होती है हाई और ह्यूमिडिटी की डेंसिटी क्या होती है? लो। तो जिसकी डेंसिटी, सपोज करो ड्राई एयर की डेंसिटी है 100, ठीक है, और ह्यूमिडिटी की डेंसिटी है 10। तो अब बताओ, जब आप यहां पर ह्यूमिडिटी की डेंसिटी क्या रखोगे? कम रखोगे, यानी ये वैल्यू, नीचे की वैल्यू कम रखोगे, तो V की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? अब अपने आप से पूछो, डिनोमिनेटर में आप कोई नंबर रख रहे हो 10, ठीक है, और एक जगह रख रहे हो 100, तो जब आप डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या देगा? वो बड़ी। तो बड़ी, तो इसका मतलब, अब आप समझ लो, ये स्पीड ले रहा हूं मैं, स्पीड जो ट्रेवल करके जाएगी ना, पहले स्पीड का मैटर रिजॉल्व करते ना, स्पीड इन ड्राई एयर एंड स्पीड इन ह्यूमिडिटी। तो आप समझ लीजिए किसमें स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी में या ड्राई एयर में। तो चूंकि डेंसिटी कम है तो V की वैल्यू ज्यादा आएगी, V की वैल्यू ज्यादा आएगी यानी स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी में स्पीड वेव की ज्यादा होती है। मैंने फिर बोला ह्यूमिडिटी में
स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होगी। मैंने ये नहीं कहा कि ये साउंड है कि नहीं, देख सीधी सीधी बात समझो, मैंने साउंड नहीं कहा, मैंने वेव बोला। मैंने कहा कि इसने स्पीड ड्राई एयर में ज्यादा है, बट वो साउंड है कि नहीं ये अभी क्वेश्चन हमारा यहां अटका रखा है कि व्हाट इज साउंड। ठीक है, तो हम स्पीड के बारे में समझ गए, मीडियम के बारे में समझ गए, इलास्टिसिटी डेंसिटी मैटर करती है, स्पीड में समझ गए कि ड्राई एयर में क्या होगा, ह्यूमिडिटी में क्या होगा। आपने देखा होगा कि सर्दियों में कभी ट्रेन का सायरन बज जाए तो आपको आपके घर तक, सुबह सुबह आप सो रहे होंगे, रेलवे स्टेशन के आसपास होगा या दूर भी होगा, तब भी आप तक साउंड पहुंच जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी में स्पीड साउंड की ज्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि मीडियम ही पूरा खेल रोल प्ले कर रहा है। अब बात आती है कि सोर्स ने वेव जनरेट की, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, सोर्स ने वेव को जनरेट किया, रिसीवर ने रिसीव किया। अब क्या मैं इसे साउंड कहूं? तो जो सोर्स वेव जनरेट करता है, कुछ वेव के बेसिक फीचर हैं जिसके ऊपर हम आने वाले हैं, कुछ वेव के बेसिक फीचर होते हैं, उनमें से एक होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। सपोज करो ये सोर्स किसी एक, अभी क्या है वो अपने आप से फ्रीक्वेंसी वगैरह सब बता रहा हूं मैं थोड़ी देर में, है ना। इसने कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट की, ठीक है, सपोज करो इसने 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, है ना, और 30,000 हर्ट्ज, इन फ्रीक्वेंसीज को ये जनरेट कर सकता है सोर्स, और इसने जनरेट किया। तो क्या मैं इसको, ये जो जनरेट होकर रिसीवर इन फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहा है, तो क्या मैं इसको साउंड बोलूं? इसका तो काम है भाई वेव बनाना, पर साउंड कहना, क्या मैं इसको साउंड कहूं ना। यहां पर जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। यानी कि साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड? तो साउंड वो है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सके। तो रिसीवर जो है, हमारा कान है, वो इतनी फ्रीक्वेंसी तक को रिसीव कर सकता है जिसे हम साउंड कह सकते हैं। तो साउंड की रेंज ध्यान रखना है, तो मिनिमम 20, तो यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, तो इनको तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार, दीज आर द पार्ट्स ऑफ साउंड, पर these are not the parts of sound, but the frequency is still generating। ये साउंड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करा है ये साउंड नहीं है, तो फिर क्या है? क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। अगर ये साउंड नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तो ये है क्या? तो इसका मतलब ये वेव है। क्या है ये? वेव। अब अगर कोई चीज साउंड है, तो साउंड शब्द का मतलब ये है कि इस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के बीच में हमने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की उसको हम सुन सकें। यानी कि सुनना हमारे कान का फीचर है। साउंड को जो हम सुन सकते हैं उसे ही हम साउंड कह रहे हैं, पर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही उसे अगर हम सुन नहीं पा रहे, इन फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं पा रहे, तो क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम फील कर पा रहे हैं? तो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग बातें। तो हम किसे सुन सकते हैं? इस रेंज को। इसे नहीं सुन सकते तो हम इसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये सोर्स जनरेट कर रहा है, पर हम इसे साउंड नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहेंगे? तो जो फ्रीक्वेंसी जैसे 10 हर्ट्ज थी, अगर ये सोर्स 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जो साउंड, जो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाती है, उनको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो समझ में आया ना कि ये इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, बट दीज आर नॉट साउंड। साउंड का मतलब हमारे सुनने से, हमारे कान की रिसीविंग पावर से है। हम यहां से यहां तक रिसीव कर सकते। बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है यार, ना तो हमें इससे भी ना तो ये सुनाई देती है, ना ये सुनाई देती है, मतलब कान बस्ट होने लगते हैं हमारे। ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज वाली भी नहीं सुनाई देती है। तो इसका मतलब मान लो हमें 30 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रही, सपोज करो मुझे 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई दे रही, तो क्या इसका मतलब वो साउंड नहीं है? वो साउंड है।
पर हमारे कान ने उसको रिसीव करना बंद कर दिया, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करना बंद कर दिया, तो मतलब हम बहरे हो गए, हम बहरे हो गए। तो इसका मतलब ये है, आप ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, जो मीडियम था, जो स्पीड की हमने बात की थी, उस पे ड्राई एयर ह्यूमिडिटी में बता दिया कि बताओ भाई किसमें साउंड की स्पीड ज्यादा मिलेगी और किसमें कम मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं टेम्परेचर अगर बढ़ाऊं, क्वेश्चन फिर समझना है बच्चों, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, व्हाट इज साउंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा साउंड की स्पीड पे। अब देखो, स्पीड का मतलब किस बात से कनेक्टिविटी है। फ्रीक्वेंसी जो सोर्स जनरेट करता है उसकी कनेक्टिविटी तो समझ में आता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो ये साउंड कैटेगरी में आएगा। पर हम साउंड को कितना जल्दी सुनते हैं और कितना देर में, बात समझो। किसी ने बोला वो वहां से यहां तक आने में टाइम लगता है, तो मैं कितनी जल्दी सुन पा रहा हूं। अभी बीच में मैंने बहुत फास्ट क्विक बोला था एकदम, किसी बात को मैं कितनी जल्दी सुन रहा हूं और कितनी देर में सुन रहा हूं, टाइमिंग समझो, टाइमिंग। तो उसको हम कहेंगे कि भैया ये धीमे चल के आई या तेज चल के आई। हो सकता है किसी को सुनने में हमें 2 सेकंड लगे, हो सकता है मुझे किसी को सुनने में 2.1 सेकंड लगे। तो मुझे टाइम अलग अलग क्यों लग रहा है सुनने में, क्योंकि जो मीडियम है ना वो स्पीड धीमे धीमे लेके जा रहा है, धीमे धीमे लेके जा रहा है, तो धीमे धीमे सुनाई देगा। और किसी मीडियम ने उसको पुश कर दिया, जा बे साउंड, फटाक से मेरे को उसने बोला और मुझे सुनाई दे गया। तो स्पीड। अब बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड, क्लियर। अब आप समझो, एयर है, अगर मैं एयर को हीट करूं तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर दूर, पार्टिकल्स दूर होंगे, मतलब कुछ फिक्स पार्टिकल ज्यादा गैप बना लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, और अगर डेंसिटी घट गई, ये वैल्यू छोटी हो गई, तो v यानी स्पीड बढ़ जाएगी। तो समझो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पहले मान लो पार्टिकल्स यहां थे, इतने इतने गैप में थे, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे ही आपने इसको हीट किया, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, पार्टिकल की क्वांटिटी मैंने उतनी ही रखी, बस उनका फैलाव बढ़ा दिया, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जब आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो डेंसिटी को घटा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, और जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और हम स्पीड के फॉर्मूले में रखते हैं डेंसिटी को, हम इस वैल्यू को छोटा करेंगे तो यानी कि उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। तो रीजन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर रीजन है बच्चों, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर की डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पूरा सीन वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, कहां से टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, थिंकिंग पावर। मैं हर चीज को साउंड नहीं कह सकता, मैं साउंड कह सकता हूं उनको जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हो। मैं साउंड इनको तब कह सकता हूं जब मुझे सुनाई दें, फ्रीक्वेंसी तो बहुत जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जनरली हमने बेसिक आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने लगता हूं कि मैकेनिकल वेव्स क्या थी। मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड था, तो पहली कंडीशन तो ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ये क्या बला है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी कि सपोज करो हम अर्थ के बाहर निकल गए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 N2 सारे गैस, ये गोला है, गोले के चारों तरफ गैस ही गैस भरी हुई। एक सर्टेन स्टेज के बाद जैसे हम बाहर निकल जाएंगे ये सारी गैसेस खत्म, सब खत्म, हम कहां पहुंच गए, स्पेस में। अब वो स्पेस में वहां तो भाई समझ लो क्या कहानी है, वहां पर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो सूरज की लाइट कहां से चल के आ गई भाई, सूरज की लाइट कहां से चल के आ गई, तो लाइट
इनविजिबल होती है पर दिखाने में तो हेल्प करती है ना। तो लाइट तो चल के आई ना, वहां कोई मीडियम नहीं था, कोई एयर नहीं थी। तो ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर मीडियम बीच में मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, हम तो उसमें से पास हो जाएंगे भाई। मीडियम हो तो बात अलग है, मीडियम ना हो तो अलग बात है। अगर मीडियम बीच में रोड़ा बन जाएगा तो हो सकता है हमारी स्पीड पे फर्क पड़ जाए, पर ऐसा नहीं है कि हम उसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं कि मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप की हैं, क्या क्या इनके फीचर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं, इनके क्या क्या फीचर्स है। जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज, जल्दी से। बच्चों, तो अब तक हम समझ चुके हैं कि वेव्स ही मेन स्टडी करने का टॉपिक है हमारा। तो वेव्स दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की मिलेंगी आपको, एक ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। दो टाइप की वेव्स मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम किसे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे और किसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। चलिए, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज करो मैंने यहां पर कोई एक रिजिड एंड पे एक रस्सी ले ली, बिल्कुल देखना स्ट्रेट रस्सी है, किसी एंड से मैंने ऐसे पकड़ ली और मैंने इसको यूं फटकारना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं सिर्फ एक झटका मारूं, दिस वन, और अब ये चलना स्टार्ट कर दे, सिर्फ एक झटका मारा, तो यहां पर जो सोर्स है इस पे ध्यान देना, क्योंकि जनरेट तो यही करे ना, ये तो मीडियम के थ्रू पहुंचेगी। तो इसने जो एक झटका मारा दैट इज कॉल्ड पल्स। ये क्या होता है? पल्स। तो एक पल्स जो ऐसे में झटके से मारी तो वो आगे बढ़ने लगी। लेकिन अगर ये सोर्स कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे हाथ चलाते रहे, ऐसे कंटिन्यूअस, तो ये पल्स तो जो है एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हम कंटिन्यूअसली अगर इसको हम ऊपर नीचे करते रहेंगे तो कुछ इस टाइप से होने लगेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से वेव ट्रेवल करने लगेगी। अब थोड़ा सा वेव की पिक्चर को अच्छे से समझना जरूरी है। क्या समझते हैं इस पिक्चर को? देखो देखो, सपोज करो ये कंटिन्यूअसली हम वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे कंटिन्यूअस सोर्स है। मैंने एक इस स्ट्रिंग के ऊपर पॉइंट मार्क कर दिया, इस पॉइंट को मार्क कर दिया और मैं ऐसे 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 कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया, अगर आप सामने से खड़े होकर देखोगे तो ये पॉइंट आपको ऊपर नीचे दिखेगा। समझो बात को, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपको कहां दिखेगा? ऊपर नीचे। और ये जो चीज है ये क्या है? ये जो चीज है, ये जो आगे बढ़ गई सॉरी, ये जो चीज है जो आगे बढ़ गई, ये क्या चीज है? दिस इज ए पैटर्न। ध्यान से सुनना, पॉइंट अपनी जगह ही ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पैटर्न हमारा, ये जो डिजाइन, ये जो स्टाइल है ना, लाइक दिस, देखो ऐसे बन रहे हैं, देखो ये देखो, मेरा हाथ थोड़ी ऊपर के फेंक गया। तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पैटर्न क्या जा रहा है? आगे जा रहा है। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे हो रहा है और पैटर्न जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। पार्टिकल ऊपर नीचे, पैटर्न आगे की तरफ। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ सोचो, ये पैटर्न और ये पार्टिकल, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इससे एक कंक्लूजन निकला कि जब पार्टिकल और पैटर्न एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे,
ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। समझे? तो ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं? इट्स सच टाइप ऑफ पैटर्न which is moving in such a way that the motion of the particle is perpendicular to that pattern is called transverse waves। बहुत सिंपल। अब जब हमने ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ा तो कुछ इसके और फीचर्स भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पार्टिकल तो अपनी जगह ही ऊपर नीचे रहा, फिर ये पैटर्न आगे कैसे बढ़ा? क्वेश्चन समझो, बहुत काम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन पैटर्न आगे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये नीचे था पार्टिकल, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसकी एनर्जी घट रही होगी। जब ये घटेगी तो यहां पे जाके एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कौन सी वाली एनर्जी? काइनेटिक, क्योंकि मोशन चल रही ना। काइनेटिक एनर्जी का कनेक्टिविटी किससे है? मोशन से। तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या करेगी? डिक्रीज। और जब ग्राउंड से हम हाइट अचीव करते जाते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है। ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। ठीक है? मोशन कर रहा हो जो पार्टिकल, पहली बात तो ये पिक्चर क्लियर हो गई, हां पार्टिकल के साथ क्या चल रहा है। अब क्या हमारा पार्टिकल आगे बढ़ा? क्वेश्चन क्या है? क्या हमारा पार्टिकल आगे बढ़ा? नहीं। तो फिर बढ़ा क्या? एक डिजाइन, एक पैटर्न, एक इल्यूजन। तो एक चीज समझना है कि पार्टिकल मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी पैटर्न मूव कर गया। तो होता क्या है कि ये पार्टिकल अपने पड़ोस वाले पार्टिकल को क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर। तो जब ये मूव करता है तो अपनी कुछ एनर्जी, अपने जैसे ये ऊपर जाने लगा, इसने पड़ोस वाले को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर दी, ये भी ऊपर जा रहा है। अब सेकेंड पार्टिकल को जो एनर्जी मिली, मान लो कहीं भी, मान लो सेकंड पार्टिकल को एनर्जी मिली, अब उस वैसे तो शांत बैठा था वो, अब उसको एनर्जी मिली, वो भी ऊपर जाने लगा। लेकिन दोनों की पोजीशनिंग में अंतर है ना। ये थर्ड पोजीशन पे पहुंचा, ये सेकंड पे पहुंचा। अब ये जो ऊपर चलने लगा, इसने अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर की। अब वो पहली पोजीशन पे होगा, ये दूसरी पोजीशन पे और ये तीसरी पोजीशन पे। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। हर पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा एसएचएम। क्या करेगा? हर पार्टिकल ऊपर नीचे एसएचएम, बट देयर टाइमिंग इज डिफरेंट। पहला पार्टिकल यहां है, समझना, इसने जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया और अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस पड़ोस वाले पार्टिकल नंबर 2 को दिया। जैसे ही इसको एनर्जी मिली, ये कहेगा मैं भी ऊपर जाऊंगा इसकी तरफ, मैं एनर्जी का क्या करूंगा? ये अपनी एनर्जी को और ऊपर ले गया। हालांकि ये अपनी एनर्जी का लॉस करता जा रहा और इसको देता जा रहा, और इस लॉस एनर्जी का ये फायदा उठा रहा है। एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? बूस्टअप हो जाते हैं ना। तो ये भी हमारा क्या करेगा? हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट थर्ड पार्टिकल को देगा, तो ये ऊपर जाएगा। तो होगा क्या कि जब ये ट्रांसफर करेगा तो इनका टाइम क्या होगा? अलग अलग। सब में एसएचएम होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल पार्टिकल्स विल स्टार्ट डूइंग एसएचएम। एसएचएम है ना, ऊपर नीचे, ऐसे मीन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे होता है ना। कोई चीज अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे होती है तो इसको एसएचएम बोलते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आप 11th में आएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। तो क्या होता है? हर एक पार्टिकल एसएचएम करना स्टार्ट करता है, यानी कि अपनी एक एनर्जी को दूसरे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करता जाता है। तो हम एक चीज देखते हैं, जो हमने एक पहला पॉइंट लिखा कि ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहेंगे? जब पार्टिकल और वेव एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव्स कहेंगे। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड but particles remain in motion about their mean position as SHM। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये दूसरा पॉइंट मिला। तो इसका मतलब पार्टिकल फ्लो नहीं करते,
कभी भी ध्यान रखना, जब कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल फ्लो नहीं करते हैं, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, वो अगले को, और इस तरह से सबका टाइमिंग ऑफ एसएचएम क्या होता है, अलग। किसी का अलग टाइम पे एसएचएम, देखो ये एक अलग टाइम पे एसएचएम है, ये अलग टाइम पे, तो अलग टाइम पे एसएचएम होता है तो हमें क्या दिखने लगता है, ट्रांसवर्स वेव। क्या दिखने लगता है, ट्रांसवर्स वेव। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो ट्रांसवर्स वेव इज व्हाट, when the particle and wave are perpendicular to each other, that is transverse waves, and there is a flow of only energy, not the flow of particles। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझ लिए। चलिए अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो हर एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अलोंग एसएचएम करना स्टार्ट करता है। इस पार्टिकल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, ए। तो किसी भी पार्टिकल का, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन उन सब में वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकता है, कोई जा रहा है, देखो ये यहां से यहां तक जा रहा और उसके बाद एसएचएम करके लौट आ रहा, ये सिर्फ यहीं तक पहुंच पा रहा, यहां लौट पा रहा। तो इन सारे पार्टिकल्स की जो एसएचएम चल रही है, जो वो वाला पार्टिकल जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अचीव करेगा, उसे हम ए मीन एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, एम्पलीट्यूड। दैट इज कॉल्ड ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सब लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट को, जहां तक ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव करके गया, इसको हम कहेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन को होगा वो क्रेस्ट होगा। और यहां वाला जो पार्टिकल है ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है पर अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो पैटर्न चल रही है ये पैटर्न में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रफ। तो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ये बनते चले जाएंगे और एक पैटर्न बनता चला जाएगा, एनर्जी का फ्लो होता रहेगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब हम कुछ वेव के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हाँ तो बच्चों, अब हम समझ गए कि ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखो हम समझते हैं। सपोज करो ये हमने कोई एक ट्रांसफर वेव्स मान ली, ठीक है, और ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम कर रहे होते हैं अलोंग देयर मीन पोजीशन, ऊपर नीचे, और जो पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंचता है उसको क्या कहने लगते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सभी कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को आप कोई लेटर वाई मान लो, एम्पलीट्यूड को हमने ए मान लिया। अब इस पॉइंट को हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड को ट्रफ। ठीक है, और यहां भी क्या बन जाएगा हमारा, क्रेस्ट। क्लियर। चलो और आगे तक बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रफ। अब बात कर लेते हैं, जबकि यहां पर जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वाइब्रेटिंग, जो इसको जनरेट करेगा। अब समझते हैं कि पैटर्न को समझते हैं, यहां से हम यहां तक पहुंचे, फिर इसके बाद हम नीचे आए, फिर हम नीचे आके यहां तक। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूं। सपोज करो ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट ए। अब देखो जनरली कोई चीज अगर ट्रेवल करती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, आप पहले रियल लाइफ में फील करो। जब हम ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जो हम नॉर्मल देखते हैं। दूसरा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें टाइम भी लगता है सर वहां से वहां तक जाने में, बिल्कुल सही है। तो आप डिस्टेंस की भी बात कर रहे हो कि हाँ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप टाइम की भी बात कर रहे हो, हाँ सर इतना टाइम लगेगा। आप ये भी तो कहोगे कि हम कितनी स्पीड से गए, क्योंकि टाइम तो इसी बात पे करेगा ना डिपेंड। मान लो एक फिक्स डिस्टेंस पे जाना है, अब आप तेज तेज जाओगे तो कम टाइम में पहुंचोगे,
और अगर स्लो स्लो जाओगे ऐसे 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 तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या आपसे आपको समझना है, अब आपको कुछ फैक्टर समझने हैं, एक डिस्टेंस वाला फैक्टर समझना है, एक टाइम वाला फैक्टर समझना है, एक स्पीड वाला फैक्टर समझना है। ये सारे फैक्टर्स देखो यहां जुड़ने वाले हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जब ये एक पैटर्न जहां से अगेन बिल्कुल उसी स्टाइल में स्टार्ट हो जहां से वो पहला पॉइंट आपने अज्यूम किया था, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लैम्डा लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कहेंगे हम इसको वेव लेंथ। क्या कहेंगे हम, वेव लेंथ। तो समझिए वेव लेंथ यानी डिस्टेंस का नाम हमने क्या रख दिया, वेवलेंथ रख दिया, वेवलेंथ रख दिया। पर वेवलेंथ में एक चीज और समझनी है आपको कि इतना ही क्यों चलने को हम वेवलेंथ कह रहे हैं, क्योंकि इसका पैटर्न रिपीट हो रहा। तो वेव डिस्टेंस का मतलब होता है वन ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन कहेंगे। यानी एक चक्कर पूरा लगाने में उसके बाद जहां से पैटर्न रिपीट होता है वहां तक हम कहते हैं कि ऑसिलेशन कंप्लीट। तो वन ऑसिलेशन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस, लिख लेना डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ऑसिलेशन, ठीक है, उसको वेवलेंथ कहेंगे। अब हम कहेंगे टाइम की, भाई हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं तो हमें कुछ टाइम भी तो लगा होगा। तो यहां से लेके यहां तक जहां पर आपका ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ओ से लेके ओ तक, ए तक, जो आपको टाइम लगा उस टाइम का हमने नाम रख दिया टाइम पीरियड। कुछ तो टाइम लगा ही होगा ना। तो हम क्या कहेंगे, इसे टी से, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो हम कहेंगे वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड, वन ऑसिलेशन में टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। ये बात भी क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और उठता है, अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर लूं कुछ बी और इस पॉइंट को मार्क कर लूं मैं सी, मैं अगर जी सी मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन पहला पॉइंट अगर बी है तो बी से लेके सी तक मैंने जैसी डिस्टेंस ट्रेवल की, सी के बाद मैं देखूंगा कि जिस पॉइंट पर बी था जहां से मोशन स्टार्ट कर रहा था, सी भी वहीं से उसी पैटर्न से चलने लगा। तो यह भी तो वन ऑसिलेशन हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, यानी वेव लेंथ, लेंथ माने डिस्टेंस। बिल्कुल ऐसे ही ट्रफ से लेके ट्रफ तक देखो ये, क्योंकि इसके बाद फिर से पैटर्न स्टार्ट होने लगेगा ना। एक ऑसिलेशन ट्रफ से लेके ट्रफ तक एक ऑसिलेशन, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक एक ऑसिलेशन, ओ से लेके ए तक देखो पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन, फिर पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो ट्रफ से लेके ट्रफ तक की डिस्टेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा कहेंगे। अगर मैं कोई एक और पॉइंट एज्यूम कर लूं जैसे यहां पर, और मैं यहां से इधर गया इधर गया इधर गया, तो मैं यहां से ये तो नहीं कह सकता कि पैटर्न मेरा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट कॉलम, हाँ यहां से मैं कह सकता हूं ना इन द सिमिलर वे, क्योंकि जैसे मैं यहां से नीचे सरक रहा हूं, या नहीं यहां तो मैं ऊपर आ गया, मुझे यहां कहना चाहिए यहां पे, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट पे जाके मैं अपवर्ड जा रहा था और यहां पे मैं डाउनवर्ड आ रहा था। तो यहां पर पहुंचने के बाद मैं देखूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं, डाउनवर्ड, और यहां पर भी मैं कह रहा हूं डाउनवर्ड, और दोनों पैरेलली देखें एक ही पोजीशन पर हैं। कुछ पॉइंट मान लो P और Q। तो अब यहां से यहां तक देखोगे आप तो Q पॉइंट पे पहुंचने पे भी हमारा क्या सिस्टम हो जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब ही सिर्फ होता है एक ऑसिलेशन में ट्रेवल डिस्टेंस। अब आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं या कहां से पूछा जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन 10th ICSE में अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट इज लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ टू ट्रफ इज लैम्डा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रफ के लिए आपका ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पीड की। अब देखो वेव स्पीड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न को हमने वेव रख दिया ना, तो जब स्पीड की बात आएगी तो हम उसको नाम क्या दे देंगे, वेव स्पीड। सिंबल हम क्या ले लेंगे भी। अब स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा तो है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना सिंपल लॉजिक है, डिस्टेंस
अपॉन टाइम, लेकिन कितने में? वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में हम जितनी डिस्टेंस चलें और जितना टाइम लगे उसे हम स्पीड कर हमने, क्योंकि वेव लगातार पैटर्न हमारा आगे बढ़ रहा है तो किसी फिक्स स्पीड से तो जा ही रहा है ना। शुरू में ही बोल दिया था ना मैं, 3 टर्म ये देखने। तो अब हम वेव स्पीड को v इक्वल टू क्या लिख दें? अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी क्या है? लैम्डा, और टाइम क्या है? t। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन टी। क्लियर? देखो छोटे छोटे पॉइंट्स आप मार्क करते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने पिछली बार बोला था कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज क्या था? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? देखो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लें। मैं यहां से यहां तक आया, पर मुझे जरूरी थोड़ी है कि 1 सेकंड लगा हो। मैं कम से कम ऐसे 10 चक्कर खा गया 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी? 10 हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमने जितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं टी टाइम में ही, मतलब 1 सेकंड में 1 राउंड ही लगाऊं। यहां से यहां तक हो सकता है कम लगा टाइम, हो सकता है ज्यादा लगाओ। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि वहां से विजिबल है, होगा मेरे ख्याल से। यहां से ऐसे समझते हैं कि मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर मैंने टी सेकेंड टाइम लिया, टी सेकेंड, यहां से यहां तक टी सेकेंड टाइम लिया, 1 ऑसिलेशन हो, तो टी सेकेंड में हमने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। नहीं, 1 ऑसिलेशन नहीं कह सकते ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड। टी सेकेंड सॉरी, टी सेकेंड में हम कर रहे हैं 1 ऑसिलेशन कंप्लीट, मान लो। तो बताओ, यहां पर मैं सिंस लिख देता हूं, सिंस टी सेकेंड में हम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताइए 1 सेकेंड में हम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेंगे? 1 बाई टी ऑसिलेशन। और जो 1 सेकेंड में हम ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं भाई। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते क्या? 1 बाई टी बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक रिलेशन याद रखो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं, लैम्डा इंटू 1 बाई टी, तो लैम्डा इंटू, अब देखो 1 बाई टी को मैं क्या कह सकता हूं? एफ। तो क्या लिख दूंगा? एफ। तो हेंस एक फॉर्मूला v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एफ लैम्डा। कई बुक्स में एन लैम्डा लिख देते हैं। तो वेव के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर्स हमने 4 पढ़े। कौन कौन से? वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव किस स्पीड से जा रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम यूनिट की बात करें कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताइए, तो इसकी यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की 1 बाई इसकी क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -1। और सेकेंड की पावर -1 को हम दूसरा नाम बोलते हैं हर्ट्ज। इसी को ही हर्ट्ज कहते हैं। तो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 बाई पर सेकेंड, 1 बाई सेकेंड, ठीक है। तो इतनी सी बेसिक्स चीज थी जो अभी हम सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के थ्रू पढ़े हैं। अभी हमें लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को और डिस्क्राइब करना है, तो जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों, हम समझ गए कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। अब हमें देखना है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में। देखिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए सपोज करो मैंने कोई ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? ऐसा मान लो कि कोई स्टील की पटरी है, स्केल है, आपने किसी लकड़ी में इसको ठोक दिया, ठीक है। जैसे ही इसको मैंने प्रेस किया पीछे की तरफ, ऐसे प्रेस किया और यूं छोड़ा, या फिर मान लो हमने आगे प्रेस किया या पीछे प्रेस किया, कुछ भी, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ये एयर की सारी लेयर्स हैं, ठीक है। ये एयर की लेयर्स हैं जो कि मैं सब इक्वल डिस्टेंस पर बना रहा हूं। क्लियर? अब बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे आप किसी
फिल्म की लाइन में या टिकट की लाइन में या मंदिर में बहुत सारे लोग खड़े हुए इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर, पीछे से इसको धक्का लगा यानी प्रेशर बढ़ा तो ये आगे गिरा, ऐसे आगे गिरा। तो कुछ लोग तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर आगे गिरेंगे, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर आगे गिरेंगे तो ऐसे पास पास आ जाएंगे, बाकी लोग जैसे हैं अभी फिलहाल वैसे ही रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, जहां पर ये पार्टिकल्स के आगे पास पास। जैसे ही ये पीछे की तरफ वापस आया, इसको प्रोंग बोलते हैं, एज को प्रोंग, ठीक है। जैसे ही ये पीछे की साइड आया तो जितने लोग ये जो है आगे की तरफ धक्का लगा था जिनको, ये सब क्या आ जाएंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे उसी फॉर्म में। ये वापस आने की कोशिश करेंगे तो इनका क्या होगा भाई, जो ये इन पे प्रेशर बढ़ा था तो ये सब चिपक गए थे। अब जब ये वापस आ रहे हैं मतलब ये खुल रहे हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब इन पॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये पास पास हो जाएंगे, बाकी फिर सब ऐसे रहेंगे। तो जिस पॉइंट पे पहले कंप्रेशन बन रहा था अब क्या बनने लगा, उस पे रेयरफेक्शन। तो जब कंप्रेशन बनता है, सी से बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन के टाइम पे हाई प्रेशर होता है, तभी ये पास पास चिपक जाते हैं सब। प्रेशर मारा किसी को, भीड़ में किसी को धक्का मारा तो सब आपस में चिपक गए। रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है, रेयर फ्रैक्शन जब लो प्रेशर की स्थिति होती है, ठीक है ना, लो प्रेशर। तो कंप्रेशन भी वहीं बना, रेयर फ्रैक्शन भी वहीं बना, लेकिन जहां पर इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा क्या बन गया, कंप्रेशन बन गया। अभी नॉर्मल एयर है, नेक्स्ट स्थिति में फिर वही होगा, फिर प्रेशर इस पे चलेगा तो देखो ये क्या होगा, वापस ये इन पे प्रेशर हाई हो जाएगा, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, लो हो जाएगा, है ना। ये हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर थोड़ा सा दिस वन, ठीक है। यहां प्रेशर थोड़ा हमारा लो हो गया और यहां पर प्रेशर क्या हो गया हमारा, हाई हो गया और फिर नॉर्मल एयर। तो आप देख रहे हो यहां फिर बन गया कंप्रेशन, यहां बन गया रेयरफेक्शन, फिर ये बन गया कंप्रेशन। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ये एक वाइब्रेटिंग सोर्स है, क्या है, वाइब्रेटिंग सोर्स। ये वाइब्रेटिंग सोर्स है, तो जैसे ही लगातार ऐसा ऐसा होता रहेगा तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से बनते चले जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब लेकिन यहां पर अगर मैं किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो इस पार्टिकल पे पहले प्रेशर कहां लगा, आगे की तरफ, ठीक है ना, और फिर कुछ देर बाद इसी पार्टिकल पे प्रेशर कहां लगा, पीछे की तरफ। तो पार्टिकल्स अपने एक फिक्स एरिया में क्या कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो पार्टिकल पे प्रेशर क्या लग रहा है हमारा, आगे पीछे। लेकिन अब इस पैटर्न की बात करें तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इनका क्या चल रहा है, ये एक पैटर्न है। तो पैटर्न हमारा कहां चलता जा रहा है, आगे की तरफ। तो हमने एक चीज देखी कि जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और पैटर्न लगातार कहां जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किसे कहेंगे हम, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल, व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग along the pattern, along the wave, वेव का मतलब पैटर्न होता है। जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ रही है उसी के अलोंग अगर पार्टिकल की मोशन चल रही हो, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे लगातार मूव कर रहा है और पैटर्न भी हमारा लगातार आगे भाग रहा है, तो ऐसी वेव को यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो यानी पार्टिकल और वेव इनके बीच का एंगल आइदर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये है कि इट शुड गो अलोंग, ठीक है। पार्टिकल और वेव एक दूसरे के पैरेलली मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन। अब हम अगर ये कहें कि दो कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस चली गई उसे क्या कहेंगे, तो आप समझ सकते हो कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या बोलेंगे हम, लैम्डा।
रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो डिस्टेंस को हम लैम्डा कहेंगे, यानी कि वेव लेंथ। इसमें जो टाइम लगा, टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है ना। जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा वो होगी वेव स्पीड। ठीक है ना, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड तो भाई हम दोनों के लिए सेम ही लेंगे, एक ही स्पीड से तो मूव कर रहा। ठीक है। और एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और इनके बीच में रिलेशन हम बता चुके हैं कि v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा एंड एफ इक्वल टू 1/t, जो कि आगे बहुत काम आने वाला है। आई थिंक समझ में आया होगा कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि अब हमारे साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे वेव और साउंड आपस में कनेक्टेड है। तो हमने फिलहाल मैकेनिकल वेव्स को दो कैटेगरी में ले लिया। ठीक है ना, एक ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स, और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन कौन से मीडियम में जनरेट की जा सकती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स क्या सॉलिड में जनरेट की जा सकती हैं? बिल्कुल जनरेट की जा सकती हैं। जैसे गिटार में टिंग 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 टिंग, स्ट्रिंग को करते कि नहीं करते प्रेस? तो गिटार के लिए क्या होता है, जैसे ये वायर है, इस वायर में आपने जैसे ही किसी सोर्स से इसको झटका मारा, वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। तो सॉलिड मटेरियल में गिटार वगैरह में ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। लिक्विड में, अब लिक्विड में क्या होता है, जब हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो सबसे पहले जो लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, ये ऊपरी सरफेस, दिस वन, तो अपर सरफेस पर जो है सरफेस, वहां पर ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट की जा सकती हैं। क्या गैस में ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगी? नहीं, गैस में ट्रांसवर्स वेव जनरेट नहीं होंगी। लॉन्जिट्यूडनल की बात कर लें तो ये सॉलिड में भी जनरेट हो सकती हैं, लिक्विड में इनसाइड, याद रखना, समुद्र के अंदर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, समुद्र के बाहर सरफेस पे कौन सी, ट्रांसवर्स वेव्स। क्या गैस में जनरेट की जा सकती हैं? बिल्कुल। अब हम जो एयर बोल रहे हैं, साउंड आप सुन रहे हैं, तो वो आप तक पहुंच रही है, तो किस कौन सी वेव के थ्रू? दीज आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो हमारे और आपके बीच में, हमारे बोलने से आप तक जो पहुंच रही है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रही है तो उन पे किन किन बातों का इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात कर लेते हैं। हम वही पुरानी बात पे आ जाते हैं। ये हमारा सोर्स, ठीक है, ये हमारा रिसीवर है ना, रिसीवर, ये सोर्स हो गया, ये रिसीवर हो गया। अब ये वेव्स चली, तो पहला क्वेश्चन है, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी वो कौन? सोर्स। जो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? सोर्स पे। रिसीवर तो रिसीव करेगा। जो वेव की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे। ठीक है ना, मीडियम कैसा है, और जो वेव की लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। तो ये दोनों फैक्टर डिपेंड करेंगे हमारे किस पे? मीडियम की, क्योंकि तो ट्रेवल तो मीडियम को कराना है ना। वो अगर फेवर कर रहा है कि हाँ भाई मैं इलास्टिक हूं, मेरी डेंसिटी लो है, आराम से फ्लो हो जाओ, वो कह रहा नहीं मैं बहुत टाइट हूं, मैं बहुत डेंस हूं, भाई मुश्किल से फ्लो होगा। तो मुश्किल से फ्लो होगा तो उसको लेंथ को, वेव लेंथ को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो ये मीडियम पे डिपेंड करना है, और ये किस पे डिपेंड करना है? सोर्स पे। ये फैक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि स्पीड निकाली कैसी जाए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में स्पीड कैसे निकाले? तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा पी अपॉन डी। पहला क्वेश्चन 10th आईसीएसई में गामा को ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। गामा का मतलब होता है, आप सिर्फ इतना समझिए 10th के हिसाब से, कि सपोज करो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल की। क्वेश्चन ये है, वेव क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी फ्लो हो रही है, तो क्या ये फ्लो होते होते एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाएगी? भाई किसी भी चीज को एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ाएगी। तो यहां पर गामा
ये रिप्रेजेंट करने के लिए आपके लिए फिलहाल 10th आईसीएसई में कि नहीं साहब, हीट कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लाप्लास करेक्शन वगैरह क्या है, 11th 12th में आएंगे जब आप। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो ये हीट कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हीट ये फ्लो होगी लॉन्जिट्यूडनल वेव, एटमॉस्फेयर में जाते समय यहां पर कोई चेंज नहीं आना है हीट कंटेंट में। और हर किसी की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये अभी मैं आपका हीट टॉपिक में भी बताऊंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है यूं समझ लो कि मैंने एक वायर ले ली एल्यूमिनियम की और एक ले ली कॉपर की, दोनों को गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों का मास सेम, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम, और दोनों को हीट देना स्टार्ट किया। तो क्या हमें दोनों को हीट सप्लाई सेम करनी पड़ेगी? नहीं, किसी एक को कम, किसी एक को ज्यादा, सब कुछ सेम होने के बावजूद। तो रीजन क्या है? उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को कितने आसानी से अपने अंदर से फ्लो होने देता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना फेवरेबल है कि वो हीट को फ्लो होने दे। तो इसी प्रकार ये सॉलिड की बात समझाई, गैस में भी ऐसा ही होता है। गैस में जब हम किसी गैस को हीट करते हैं, ठीक है ना, और अगर हमने उसको, मान लो सपोज करो ये हमने एक कंटेनर ले लिया, क्लियर, ये कंटेनर ले लिया और यहां गैस भर दी, और ये जो पिस्टन लगाया इसको हमने फिक्स कर दिया। अब हमने इसको हीट देना सप्लाई किया, तो जो मैं हीट सप्लाई करूंगा वो पार्टिकल्स को मिलती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिंग 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 डिंग, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके एब्जॉर्ब करने की पावर कुछ और है, क्योंकि जो एनर्जी मिल रही वो खर्च कर रहा है और उस खर्च को यहां पर प्रेशर के थ्रू धक्का मार रहा है वॉल्स पे इधर उधर। तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी भी। लेकिन अगर मैं इस पिस्टन को फिक्स ना करूं, यानी कि ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और ये मैंने गैस डाल दी, तो अब पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। देखो हीट में अब भी सप्लाई कर रहा हूं धीरे धीरे जैसे भी, तो ये जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है, लेकिन पिस्टन को धक्का मार के, मूव करके, पुश करके ऊपर भगा रहा है। तो अब इसकी हीट कैपेसिटी बदल जाएगी ना, क्योंकि मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं, साथ में खर्च भी तो कर रहा हूं पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस स्थिति में हमारी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हीट बदल जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गामा का मतलब होता है सीपी अपॉन सीवी। 10th में बस इतना समझ लो कि ये दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इन दोनों का रेशियो अगर हम एयर की बात करें तो एयर के लिए होता है 1.4, जो आप लर्न कर सकते हो, अगर कभी वैसे तो आता नहीं है, पर बाई चांस कभी कभी अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इसको लर्न कर लो कि गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। अब इस स्पीड से इसको ट्रेवल होना है। देखो यहां सोर्स ने जनरेट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, मीडियम माध्यम बन गया कि भाई मैं तुम्हारे फेवर में हूं या मैं तुम्हारे अगेंस्ट में हूं। तो यहां पर कुछ चीजों का इफेक्ट सीखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है या ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, तो साउंड इजीली होगी फ्लो या स्लो फ्लो होगी, मतलब मुश्किल से फ्लो होगी। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स दूर भागते हैं, दूर भागते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है तो आपको पता है ना, स्पीड इक्वल टू अंडर रूट ई बाई डी, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। तो आप अंडर रूट ई बाई डी से भी स्पीड निकालते हो और इससे भी आप स्पीड ही निकालते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, दोनों ही फॉर्मूले से निकाला जाता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको डेटा क्या गिवन है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ये पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब आप समझ चुके हो पहले कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है, सॉरी टेम्परेचर की बात नहीं करें, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ऑलरेडी बता दिया कि रीजन तो पता ही, अब क्या बोलूं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है, तो फिर इसका मतलब वेव की स्पीड भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ गए, टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी स्पीड बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट समझ गए, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी स्पीड बढ़ेगी, दो इफेक्ट समझ गया। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का
क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पीड में। बच्चों समझो कि ये कंटेनर है, समझना, कंटेनर इसलिए समझा के दिखा देते कि समझ में आ जाए। अभी इस स्थिति में, उस स्थिति में प्रेशर को हमने ले लिया मान लो 100, ठीक है, और अब मैं प्रेशर को बदलने जा रहा हूं। सपोज करो मैं पिस्टन को नीचे दबाया, नीचे दबाया तो सारे पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास। तो जब सारे पार्टिकल पास आएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी ना। सपोज करो इस स्थिति में डेंसिटी है 10, तो अब मैं बोलूं बताओ P अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें P अपॉन डी रखना है, गामा तो हमारे 1.4 फिक्स है, तो 100/10 कितना आंसर आ जाएगा हमारा, बोलू 10। क्लियर। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ाया, जैसे ही मैंने प्रेशर को किया 200, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल पास है, पार्टिकल पास है तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, कम। ध्यान रखना ये वॉल्यूम है, भी नहीं, स्पीड नहीं है। वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर इस वैल्यू को कम करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम कम करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई, क्योंकि ये क्वांटिटी कम कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अभी डेंसिटी कितनी ली हमने एग्जांपल में, आपको समझो 10। अब मैं डेंसिटी कितनी ले रहा हूं बढ़ा के, 20। अब बताओ यहां से P अपॉन डी की वैल्यू कितनी आएगी, 200/20। कितना आंसर आया, तब भी हमारा आंसर कितना आया, 10। तो ध्यान रखो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी पे भी इफेक्ट प्रोपोर्शनली चेंज होता है। प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर घटाओगे, डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता P अपॉन डी का। और हमें फॉर्मूले में क्या करना है, P अपॉन डी रखना है। गामा हमारा फिक्स है 1.4, P अपॉन डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, भाई प्रेशर भी बदल रहा है तो डेंसिटी भी तो बदल रही है, तो इनका रेशियो ही तो रखना है हमें फॉर्मूले में। जब दोनों ही चीजें नहीं बदल रही तो इसका मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इफेक्ट का क्या, इसका प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, नो इफेक्ट। प्रेशर इंक्रीज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हो तो यहां वायर थी, वायर में जो वेव ट्रेवल करती है उसकी स्पीड डिपेंड करती है √T/m पर। अब T क्या होता है, T होता है टेंशन। अब टेंशन को देखो सिंपल तरीके समझो कि हम सब्जी का थैला लिए हैं और सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं और सब्जी लेके आ गए। थैले को जैसे हमने हाथ में पकड़ रखा है तो हमारे हाथ में रहेगा, और जैसे ही थैले को छोड़ा नीचे टपक जाएगा। तो जो तुमने रस्सी को पकड़ रखा था, जो नीचे की तरफ वेट लग रहा था, तो तुम्हारे मसल्स पे यहां पर जब तुम इसको ऊपर खींच रहे थे तो ये मसल्स इसको ऊपर खींच रही थी, तो वही तो उसको बैलेंस किए थे ना वेट को। तो टेंशन कब क्रिएट होता है, जब कोई चीज टाइट हो जाए, किसी चीज को खींचोगे तो टेंशन क्रिएट करेगा। तो वायर में जब ये चीज टाइटली बंधी हुई है तो वायर में यहां पे भी टेंशन लग रहा है और यहां पे भी टेंशन लग रहा है, टेंशन। अब एम का मतलब क्या है, एम का मतलब होता है मास। एम का मतलब होता है मास, लेकिन मास पर यूनिट लेंथ वर्ड यूज करेंगे हम। क्यों यूज करेंगे उसकी वजह समझो। सपोज करो मेरे पास 1 kg की वायर है और उसकी लेंथ है 1 मीटर। 1 kg की वायर, उसकी लेंथ है 1 मीटर, तो हम एम की जगह कितना रखेंगे, 1। और इसी 1 kg की वायर को मैंने लंबा खींच दिया, देखना लंबा खींच दिया, तो भाई वायर का मास बदल गया क्या, ना, मास तो 1 kg रहा, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो पहले हमने 1 kg की वायर ली और 1 मीटर इसकी लेंथ ली। तो अब मैं पूछूं कि बताओ इसके लिए मास की वैल्यू क्या, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे 1/1। और इसी 1 kg की वायर को हमने मास वही रहा और खींच के 2 मीटर लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, पतला कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, बोलो 1/2। तो यहां पर m की वैल्यू 1/2 रखेंगे। इन द सेकेंड स्टेज जब हमने वायर को खींच के लंबा कर दिया, तो हम जितना लंबा करते जाएंगे m की वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। एक्चुअली यहां पर 10th में m सिंबल दिया, नहीं देना चाहिए था, म्यू सिंबल वगैरह चलता है, पर चलेगा कोई बात नहीं। तो m का मतलब मास नहीं होता है, मास डिस्ट्रीब्यूट ओवर द लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग कितना उसके ऊपर मास है। तो इस स्पीड से ट्रांसवर्स वेव इसमें ट्रेवल करती हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज।
हाँ, तो बच्चों मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम समझ गए, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। एयर में जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दीज आर द कॉजेज ऑफ साउंड, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने पे हमें सुनाई देती है। अब साउंड की कुछ फीचर समझते हैं कि अगर कोई साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी क्या स्पीड बदलेगी, क्योंकि मीडियम बदल रहा है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप समझते हो ना कि कोई भी वेव्स अगर ट्रेवल कर रही है तो मीडियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड किस पे डिपेंड करती थी, बताया था ना, मीडियम पे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती थी, मीडियम पे। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम जा रहे हैं, जैसे हमने यहां से मीडियम अपना चेंज किया, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो जब वेव यहां जाएगी तो इसकी स्पीड अगर यहां v1 है तो यहां कितनी हो जाएगी, v2। यहां पर इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो यहां वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा 2। यहां पर इंटेंसिटी i1 है और इंटेंसिटी i2। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी मतलब होता है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं तो मेरे आसपास जितनी डिस्टेंस पर लोग करीब होंगे, मेरे पास होंगे, उन्हें मेरी साउंड ज्यादा सुनाई देगी, और जो मुझसे जितना ज्यादा दूर होगा उसे कम सुनाई देगी। तो जितना जैसे जैसे आप 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, स्फेरिकल यानी डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे, तो आपको साउंड कम सुनाई देने लगी, यानी उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपने वैसे कहावत तो सुनी होगी, बोली मस्त, कौन सी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो समझ लो दूर के ढोल सुहावने का मतलब क्या है, कि ढोल अगर आप दूर से सुन रहे तो बढ़िया लग रहा, हा 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 क्या ढोल बज रहा है, और जैसे ही ढोल के पास में पहुंचे, दुम दुम दुम, कान फट जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे दूर जाते तो इंटेंसिटी कम होने की वजह से हमें थोड़ा सा स्लो फील होता है, तो इंटेंसिटी वो भी बदल जाएगी। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है, देखो बोर्ड में बहुत पूछते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से जाने पर दूसरे मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चेंज होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी में आएगा नो चेंज। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या टाइम पीरियड बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम, या फिर टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अब जब यही नहीं बदलना है तो टाइम पीरियड भी नहीं बदलना है। डायरेक्शन, बिल्कुल, अगर आपकी स्पीड चेंज होगी तो डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। तो ये चीजें देखो, ये चीजें बदल जाती हैं और ये चीजें नहीं बदलती हैं, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज आएगा, बस एक चीज ध्यान रखना, अगर जैसे लाइट वेव्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज रे नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो नॉर्मली आर पार हो जाती है। तो अगर डायरेक्शन, वैसे तो देखो लाइट की रिफ्रैक्शन के टाइम पड़ा होगा चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां पर जब आपका इंसिडेंस एंगल कितना है, 0, यानी नॉर्मल इंसिडेंस है ना, उस स्थिति में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। तो अब आप कहोगे सर ये लाइट वेव की बात क्यों करने लगे, अभी आप साउंड पढ़ा रहे थे, तो वेव्स की बात कर रहा हूं मैं। वेव्स साउंड है या लाइट है, ये एक अलग बात है। कितने वेव तक को मैं सुन पा रहा हूं, नहीं सुन पा रहा हूं, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। मैं नहीं सुन पा सकता तो अगर किसी चीज को, तो क्या वो वेव नहीं है ना। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चों देखो आपने बहुत से नाम सुने होंगे, एक्स रेज, गामा रेज, है ना, एक्स रे, गामा रेज, इंफ्रारेड, है ना, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, है ना, और भी सुना होगा, माइक्रोवेव, है ना, रेडियो वेव, ये तमाम प्रकार की वेव आपने सुनी होंगी। और सबसे ज्यादा जो विजिबल रीजन में हमारे आती है वो लाइट वेव्स। अब लाइट वेव, ये सारी वेव्स जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सूरज से लेकर लाइट हम तक आ रही है ना। तो वो लाइट कैसे आ रही, बीच में तो वैक्यूम है, तो वो ये सब क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिफाइन कैसे करें, देखो बच्चों समझो, ये दो प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है। अब हम दो प्रकार की फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये दो प्लेन है, यहां है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो प्लेन है, एक जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहा हूं, एक जगह मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहा हूं। ये अब एक वेव ऐसे में ट्रेवल करते हुए आ जाए, देखो मार कर रहा है ना, डिंग 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 डिंग, तो जो मेरी ये डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में अगर मैं वेव को ले लूं, एक ऐसी वेव, देखो ये मार्कर ऐसे में गया ना, लाइक दिस। तो आप देख रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ट्रांसवर्स, ये जो वेव है इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री प्रोपेगेशन के टाइम।
मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रांसवर्स वेव्स देखो 90 डिग्री। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये वेव जो पास हो रही है वो भी 90 डिग्री पे, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कितने पास हो रही है, 90 डिग्री पे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ देखो ये ट्रांसवर्स वेव 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पास हो रही है। तो एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर हो और विदाउट मतलब एनी डिस्टरबेंस वो डायरेक्टली उसमें से पास हो जाए, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो वेव्स होती है इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स क्यों नहीं कह सकते? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स क्यों नहीं कह सकते भाई? बिल्कुल कह सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स ही है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ध्यान रखना, ये लॉन्जिट्यूडनल नहीं होती हैं। क्यों होती है ट्रांसवर्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ ही परपेंडिकुलरली उसमें से पास हो जाती हैं। यूं तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये सिर्फ फील की जा सकती हैं, है ना। अब फील तो बहुत टाइप का होता है। मान लो गैस है, उसमें तवा रख दिया, बिठा दिया तुम्हें, तो अभी इस पूरा फील समझ में आ जाएगा कि फील हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या कर दिया, मान लो कोई तवा रख दिया गैस पे, अब देखो जैसे ही वो हीट हो जाएगा, आप दूर से हाथ रख दो, ऐसे दूर से, तो आपके हाथों में गर्मी लगने लगेगी। तो समझो ना कि तवा यहां है और आपको फील यहां हो रहा है, तो यहां से यहां के बीच में ये जो गर्मी आई वो कैसे आई? तो यहीं से ट्रेवल करके तो आई, फील तो आई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फील के थ्रू समझी जाती हैं। ठीक है, कई बार सेंसेस से समझ, कई बार तो पता ही नहीं चलता, फील भी नहीं आता, फिर भी वो होती हैं। ठीक है, उन्हें तो वैक्यूम की में भी पास हो जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट वेव्स जो हम देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड लाइट, ये विजिबल है, जो हमारे लिए देखने, मतलब लाइट तो इनविजिबल है बट वो कम से कम जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है उसको हमें दिखाने में हेल्प तो कर रही है ना। तो विजिबल लाइट मतलब कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारे देखने में हेल्पफुल है, क्योंकि तमाम प्रकार की अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स बनेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी। तो इसीलिए हम साउंड वेव्स और लाइट वेव्स की बात करें। साउंड भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है, लेकिन साउंड मैकेनिकल है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो अब कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट वेव और साउंड वेव में डिफरेंस क्या है। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव्स मैकेनिकल। बहुत सिंपल है, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। स्पीड, अब लाइट की स्पीड आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड आपको पता होना चाहिए 330 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली लिख देते हैं बुक में, क्वेश्चंस में आपको लिखना है तो इतना, तो इट कैन वेरी बिटवीन 330 टू 340। ठीक है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, देखो इसका ऑर्डर जो लाइट वेव्स का होता है शॉर्टर वेवलेंथ्स की होती है, तो इसका ऑर्डर 10 की पावर -6 मीटर होता है। इनका ऑर्डर 10 की पावर -2 से 10 मीटर तक होता है। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स हैं ये बड़े हाई ऑर्डर की वेवलेंथ्स हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ समझ गए हम। ये आपको बता ही दिया मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स, जबकि ये कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडनल, जो एयर में ट्रेवल करती है। गिटार वगैरह में भी होती है लेकिन वो ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। बच्चों ये साउंड का हमने ना पार्ट 1 फिनिश किया है। पार्ट 2 में हम समझेंगे इको वगैरह क्या होता है। देन आप जो है मेरा वीडियो लगातार देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें। 10th बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर आईसीएसई बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।